आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 22 मार्च 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान में बड़ा ब्रिज ब्लास्ट, इसराइली फौज ने लितानी दरिया का कासिमिया पुल उड़ाया। कतर में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत, हलाक होने वालों में तुर्की के फौजी भी शामिल। बेंजामिन नेतन्याहू ने IRGC के कमांडर्स को पर्सनली निशाना बनाने की दी धमकी, कहा पूरा मुल्क अब फ्रंट लाइन बन चुका। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 74वीं मिसाइल लहर जारी। तेल अवीव और पेठा तिकवा में हुए नुकसान की तस्वीरें आई सामने। ईरान में बिजली पानी ठप होने का दावा। अमेरिका और इसराइल के साइबर अटैक ने ईरानी पावर प्लांट्स को हिलाया। IRGC ने दी दुनिया भर के टेक सेंटर्स को धमकी। और गजा में फिर हमले, कई लोगों की गई जान। उधर वेस्ट बैंक में इंतहा पसंद सेक्टर्स ने फिर कर डाला फलस्तीनियों का बड़ा नुकसान। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल ने आज लेबनान पर बड़ा हमला किया है और लितानी दरिया पर बना हुआ एक अहम पुल तबाह कर दिया है। इसराइली फौज ने साउथ लेबनान में टायर और सिदोन को जोड़ने वाले कासिमिया ब्रिज को बमबारी करके उड़ा दिया। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये ब्रिज लितानी दरिया के ऊपर बना था, जिसके टूटने से टायर और सिदोन जैसे शहरों के बीच राब्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इधर के लोग उधर नहीं जा सकते और उधर के इधर नहीं आ सकते। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने आज इतवार को ही लितानी दरिया पर मौजूद तमाम पुलों को जमींदोज करने का ऑफिशियल ऑर्डर दिया है। इस हमले की वजह से टायर जिले के कई गांवों का कांटेक्ट अपने पड़ोसी शहरों से टूट गया है, जिससे सिविलियंस की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इसराइल का दावा है कि यह हमला हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को काटने के लिए किया गया है, लेकिन इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोचिए, किसी गांव, कस्बे और शहर में हिजबुल्लाह के कितने लड़ाके होंगे? दर्जन, सैकड़ों। और एक पुल लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ता है। चलो आबादी कम है तो हजारों और लाखों लोगों को जोड़ता है। इनका ख्याल नहीं किया जाता, जबकि पुल उड़ाना वॉर क्राइम्स में आता है। आप कांटेक्ट नहीं तोड़ सकते लोगों का। बढ़ते आगे, कतर के समुद्री इलाके में आज इतवार को एक फौजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अपडेट यह है कि इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। हलाक होने वालों में कतर एयरफोर्स के 4 एहलकार और तुर्की के 3 लोग शामिल हैं। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इसमें एक फौजी और असेलसान कंपनी के 2 टेक्नीशियन थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर कतर तुर्की जॉइंट फोर्स कमांड के तहत एक ट्रेनिंग मिशन पर था। शुरुआती जांच और कतरी डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक हादसा टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने तस्दीक की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 7 लाशों और हेलीकॉप्टर के मलबे को बरामद कर लिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज इतवार को उन इलाकों का दौरा किया जहां कल ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई थी। उसने अराद में मलबे का मुआयना करते हुए कहा कि वो IRGC के सीनियर कमांडर्स को पर्सनली देख लेगा, छोड़ेगा नहीं, यानी कत्ल करने की धमकी दी है। वॉर क्रिमिनल होने के इल्ज़ाम झेल रहे नेतन्याहू ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक क्रिमिनल गैंग करार दिया है और धमकी दी कि इसराइल अब उनके लीडर्स, ठिकानों, माली एसेट्स यानी इकोनॉमिक एसेट्स को सीधे निशाना बनाएगा। कल रात हुए हमलों में अराद और डिमोना में 100 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हुए, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। डिमोना वही शहर है जहां इसराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है। इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं डिमोना को। यहाँ 6,500-7 हज़ार इंडियंस भी रहते हैं। इसराइली एयरफोर्स ने तस्दीक की है कि वो उन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे जिन्होंने रिहायशी इलाकों में सीधा हिट किया, यानी बाकी कौम ने इंटरसेप्ट कर लिया। ये नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू ने इसराइल के लोगों को सख्त हिदायत दी है कि सायरन बजते ही फ़ौरन शेल्टर में जाएं, क्योंकि अब पूरा मुल्क एक फ्रंट लाइन, एक जंगी मोर्चा बन चुका है। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन चला रहे हैं, एपिक फ्यूरी चला रहे हैं। यहाँ नेतन्याहू ने अपनी आवाम से एक और बात कही कि देखिए, हम आपको अलार्म दे सकते हैं, लेकिन आपको बचा नहीं सकते अगर आप शेल्टर में नहीं जाएंगे। ज़िंदगी बचाना, लगता है कि कुछ लोगों की मौत हुई है जिन्हें छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये बात वहाँ खड़े होकर कहना कुछ तो इशारे करता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। ईरान से सख्त मैसेज आया है। ईरानी फ़ौज ने 22 मार्च को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 74वीं लहर के तहत
अमेरिका और इसराइल के कई ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन से हमला किया। इस हमले में अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है वो, और बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ, और कोमाला के ठिकानों को इमाद, फतह और क़याम मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कि इसराइल के अंदर तेल अवीव, पेता तिक्वा, होलोन और रामत गान में मौजूद फौजी और सिक्योरिटी सेंटर्स को खैबर शिकन और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। ये ईरान का दावा है। ईरानी मिलिट्री का ये भी दावा है कि ये हमला नए टैक्टिक्स और अपग्रेडेड सिस्टम के जरिए पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई में कद्र और भारी वजन वाली मिसाइलों के सीधे हिट से, डायरेक्ट हिट से इसराइल के मरकजी और साउथ के इलाकों में भारी तबाही की खबर है। अमेरिका और इसराइल के हमलों ने ईरान के बिजली और पानी के निज़ाम को हिला कर रख दिया है, जिससे पूरे मुल्क में बुनियादी सहूलतों की भारी कमी यानी शॉर्टेज पैदा हो गई है। आज 22 मार्च 2026 की शाम ईरान के एनर्जी मिनिस्टर अब्बास अली आबादी ने तस्दीक की है कि मुल्क के बेहद अहम ठिकानों को इन हमलों में ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। खबर के मुताबिक ईरानी न्यूज़ एजेंसी इसना ने यह बताया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली निज़ाम ने न सिर्फ हवाई हमले किए हैं बल्कि उनके पावर और वाटर प्लांट्स पर बड़े साइबर अटैक भी किए गए हैं। इन हमलों की वजह से कई बड़े शहरों में बिजली गुल है और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। ईरानी हुकूमत ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार देते हुए कहा है कि आवामी ज़रूरतों को निशाना बनाना वॉर क्राइम है। लेकिन इसराइल कहाँ वॉर क्राइम मानता है, और इसराइल के साथ वाले भी। IRGC ने एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की इंटेलिजेंस सर्विस ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो इसके 48 घंटों के अंदर दुनिया भर के अहम टेक्नोलॉजी सेंटर्स को, टेक सेंटर्स को तबाह कर दिया जाएगा। हमला नहीं किया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, ये ईरान का IRGC का कहना है। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोलने पर ईरान के बिजली घरों को मिटा देने की बात कही थी। IRGC ने इतवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए दावा किया कि 28 फरवरी से अब तक ईरानी फौज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ईरान का कहना है कि उनकी कार्रवाई की वजह से अमेरिका को इस रीजन में अपने कई मिलिट्री बेस खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के अड्डे खाली हो रहे हैं या वहाँ से अमेरिकी निकलेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के कई टेक्निकल सेंटर्स को पहले ही भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और अब हमले का दायरा इस खित्ते के बाहर तक फैलाया जाएगा अगर IRGC की धमकी को सीरियसली लिया जाए तो। इस ताज़ा एस्केलेशन ने ग्लोबल IT और टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ईरानी फौज ने आज इतवार को साउथ कोस्ट पर हॉर्मुज़ आइलैंड के पास दुश्मन के एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। ये खबर हमने आपको पहले दिखाई थी, लेकिन अब ईरान के मीडिया में बाकायदा इसे छापा गया है। ईरानी एयर डिफेंस के जॉइंट हेडक्वार्टर के मुताबिक इस घुसपैठिए या इंट्रूडिंग जंगी जहाज़ को पहले ट्रैक किया गया और फिर ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से, सरफेस टू एयर मिसाइल से उसे निशाना बनाया गया। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि इस फाइटर जेट ने निशाना बनने से पहले एक मिसाइल भी फायर की थी जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सोशल मीडिया और ईरानी न्यूज़ चैनल्स पर इस हमले के वीडियो फुटेज भी जारी किए गए हैं जिसमें मिसाइल को जेट से टकराते हुए देखा जा सकता है। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये जेट अमेरिका का था या इसराइल का, और ना ही पायलट के बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है। नहीं पता चल पाया है कि फाइटर जेट क्रैश हुआ या बुरी तरीके से चोट लगने के बाद कहीं लैंड हो गया। कुछ खबरें और हेडलाइंस यहाँ से। तुर्की ने कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि ये जंग जो ईरान की चल रही है इसे ख़त्म करवाया जा सके। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने अपने हम मनसबों से, कई मुल्क के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, हम मनसब हैं, उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनसे बात की है। इसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत से मुल्क के लोग थे और इसके अलावा अमेरिका के भी ऑफिशियल्स थे, उनसे भी उन्होंने बात की है। बद्र अब्दुल्लती से बात की है उन्होंने। मिस्र में काजा कालास जो EU के हैं उनसे भी बात की है, और बहुत से लोग हैं जिनसे तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त राब्ते में हैं ताकि किसी सूरत से इस जंग को ख़त्म करवाने की कोई सूरत निकल सके।
ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ वो इस्फ़हान की है। इसराइली एयरफोर्स ने यहाँ अब से कुछ देर पहले हमला किया है शाम के वक्त, और ये तस्वीरें रात 8:18 पर आज 22 मार्च में इसराइली चैनल्स के थ्रू बाहर आई हैं। इस्फ़हान वही जगह है जहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्फ़हान में सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पर कुछ और जगह भी हैं जो जहाँ पर ये हिट किया गया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने गज़ा का आज का मंज़र दिखाया है, और आप अगर देखेंगे इस फ़ोटो को ज़ूम करके तो आपको एक कार तबाह हुई दिख रही होगी। इसके ऊपर इसराइली ड्रोन ने बम गिराया है। ये नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप है गज़ा स्ट्रिप का। ये पुलिस की गाड़ी थी। ज़ाहिर सी बात है कि हमास की जो पुलिस विंग होगी, जो गज़ा की हिफाजत में लगी रहती होगी, क्योंकि निज़ाम उन्हीं के पास था, है भी अभी, क्योंकि नया निज़ाम आया नहीं है, तो उनकी गाड़ी को हिट किया है। भाई सीज़ फायर किसके बीच है? आम लोगों के बीच और आईडीएफ के बीच नहीं है। आईडीएफ और कस्साम ब्रिगेड या हमास के बीच है। तो ये कैसे सीज़ फायर की रोज़ खिलाफ वर्जी करके गज़ा में बम गोली बरसाई जा रही है? आईडीएफ का यही कहना है कि हमास के लोग थे। अरे थे तो भैया, सीज़ फायर किससे है तुम्हारा? मिट्टी के ढेलों से या सिंजे के ढेलों से? खैर आगे बढ़ते हैं। सेटलर्स जो हैं इंतहा पसंद यानी उग्रवादी सेटलर्स, उन्हें कभी कभी दहशतगर्द आतंकवादी भी लिखा जाता है, इसराइली मीडिया भी लिखता है। उन उग्रवादियों ने, उन एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स ने फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी पर बहुत रात से मजालिम ढाए हैं। कई जगह पर घरों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, उनके खेतों में आग लगा दी। और आज दिन में 22 मार्च में जो उन्होंने किया, रात 8 बजे उसकी तस्वीरें आई हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगाई है। तो इस तरह की जुल्म ढाते हैं। गाड़ियों में इन्होंने आग लगा दी। कितना खिसियाते हैं उन फ़लस्तीनियों से जिनके पास बहुत कम कुछ है, उनसे ये इस कदर हिरस और जलन, हसद, बुग़्ज़ ये रखते हैं, बल्कि ये चाहते हैं बर्बाद हो जाएं और जगह छोड़कर चले जाएं। हिज़्बुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। उसने फिर से हमले किए हैं इसराइली डिफेंस फोर्स के ख़िलाफ़ सदर्न बॉर्डर पर, और उसने दावे किए हैं कि हमने फ़ौजियों की चौकियों पर हमले किए हैं, फ़ौजियों पर हमले किए, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। भारत की हेडलाइंस पीछे रह जाती हैं। एक दो हेडलाइंस तो पढ़ लेनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारा देश इंटरनेशनल मीडिया को कैसे देख रहा है। एक हेडलाइन ये है कि ईरान से सीज़ फायर वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान की शर्त, पहले मुआवजा दो, आगे हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी दो। कई और हेडलाइंस होती हैं, आप कुछ और भी देख रहे होंगे, अपडेट्स होती रहती हैं। तो फ़िलहाल जो न्यूक्लियर अड्डे हैं ईरान के, उसको लेकर कम फिक्र हो रही है, लेकिन इसराइल के न्यूक्लियर डिमोना को लेकर काफ़ी फिक्र है हमारे मीडिया में। अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। गैस, कच्चा तेल लेकर 5 जहाज़ भारत आ चुके। फारस की खाड़ी में खड़े 22 जहाज़ बिल्कुल सुरक्षित हैं, महफूज हैं। एक और ये हेडलाइन अभी रात में बनी, मोदी की पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया के हालात पर। ईरान वेस्ट एशिया में ही आता है। तो मोदी की वेस्ट एशिया के हालात पर हाई लेवल मीटिंग। गैस तेल की स्थिति पर 3.5 घंटा चर्चा की। अमित शाह, नड्डा समेत कई मिनिस्टर्स शामिल हुए। देखिए, भारत में एक मजबूत सरकार है, लेकिन ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है कि हमारे पास ऑयल तो नहीं है ना। तो अगर मिडिल ईस्ट से, ईरान की तरफ से जो भी हमारा तेल गैस आता है वो आना बंद हो जाए ना, तो हमारे मुल्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो जोश में, बदअक्ली में ये कह जाते हैं, इन अरबों से तेल मत लो, इनसे ये मत लो, मुसलमानों से ये मत लो। उन्हें पता नहीं है, असल में उनके पास तेल डलाने के ठीक ठाक से पैसे भी नहीं हैं। उन्हें बस काम पर लगा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।